हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। हम विलियन चैप्टर पढ़ रहे थे, विलियन की एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे। 30 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 1 से लेके 30 तक कंप्लीट है। 31 से 40 क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज इस लेक्चर में आपका पूरा सॉल्यूशन का एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1.31। इस बार ये चैप्टर नंबर 1 है, तो 1.31। अब देखो आपके पास है एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड की समान मात्रा से जल के हिमांक में अवनमन इनके उपरोक्त दिए गए क्रम में बढ़ता है। संक्षेप में समझाइए। मतलब ये कहना चाह रहा है कि देखो, एक तो तुम्हारे पास है एसिटिक एसिड यानी कि CH3COH, ठीक है। एक तुम्हारे पास है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड यानी CCl3COOH और एक तुम्हारे पास है ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड यानी कि CF3COOH, ठीक है। ट्राइफ्लोरो ट्राइक्लोरो और एसिटिक एसिड। अब ये कह रहा है हिमांक अवनमन इसी अनुपात में पड़ रहा है ना, इससे ज्यादा इसका है और इसके ज्यादा इसका, ठीक है। क्यों है, कारण बताओ। तो हिमांक अवनमन समझे ना, जब आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, शुद्ध विलायक है और उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाए, है ना, या हम इसमें कुछ भी घोलते, कोई भी चीज़ अगर हम इसके अंदर घोलते हैं, जो क्या हो जाए, इसके अंदर मिक्स हो जाए। अब मिक्स होने के बाद में मान लो अगर ये वियोजित हो जाता है, हमारे पास जो पार्टिकल है ना, हमारे पास तीनों के तीनों क्या है, एसिड है, तो अम्ल है ना, तो अम्ल तो आयनित होगा, इसलिए मैं वियोजन वाला कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। तो ठीक है, हमारे पास एक शुद्ध विलायक था, हमने इसमें कुछ पदार्थ मिलाया और जो कि इसके अंदर आयनित हो गया। आयनित होने से क्या हुआ, तो हम कह रहे हैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो जाता है। जब भी हम शुद्ध विलायक में कोई चीज़ मिलाते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आती है, हिमांक में कमी आती है, ठीक है। अभी कह रहा है मात्रा तो समान मिला रहा हूँ, हिमांक अवनमन तो वैसे भी है ना अणु संख्या गुणधर्म है, अणुओं की संख्या पे निर्भर कर रहा है। तो ये कह रहा है मैं मोल तो सेम मिला रहा हूँ, तो सेम मोल मिलाने के बाद में आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है। यहाँ हिमांक अवनमन सर्वाधिक है ना, क्योंकि इसने बोला ना कि यहाँ पे ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड में डेल्टा TF का मान क्या आ रहा है, सर्वाधिक, ठीक है। और ट्राइक्लोरो में बीच की वैल्यू है और यहाँ पे एसिटिक एसिड में हिमांक अवनमन जो है वो कम है, न्यूनतम है इन तीनों से। ये ऑर्डर है, क्यों भाई, है ना। जब समान मात्रा मिला रहे हो, मोलों की संख्या समान है, तो हिमांक अवनमन समान होना चाहिए। तो हम कहेंगे समान तो जब होता, मोलों की संख्या पे एग्जैक्टली तब डिपेंड करता जब आपने जो विलेय पदार्थ मिलाया है उसका न तो वियोजन हो न संगुणन हो। यहाँ वियोजन तो अलग अलग है, क्योंकि इन तीनों की अम्लीयता जो है वो अलग अलग है ना। देखो आज इसको मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, फ्लोरीन का -I प्रभाव है ना, ये इन तीनों में प्रबल अम्ल है। आई बात समझ में, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड इन तीनों में बात कर रही हूँ, है ना, इन तीनों में ये प्रबलतम अम्ल है। और एसिटिक एसिड तो भाई ये तो दुर्बल अम्ल है। अब दुर्बल अम्ल है, इन तीनों में वीकेस्ट मान लो, वीकेस्ट एसिड है, दुर्बलतम अम्ल है, तो ये तो आप सबसे कम एच देगा, वो सबसे ज्यादा एच देगा। तो मैं कहना चाह रही हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड मतलब आयनन की मात्रा सर्वाधिक। इस केस में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, आयनन की मात्रा क्या है, तो मैं कहूंगी इस केस में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन मैक्सिमम, आयनन की मात्रा सर्वाधिक। अब आयनन की मात्रा सर्वाधिक यानी इसका वियोजन सर्वाधिक, यानी I जो है वॉन्ट ऑफ गुणांक जो है वो अधिकतम। और हमारे पास हिमांक अवनमन जो को फॉर्मूला है वो तुम्हारा ये फॉर्मूला है, डेल्टा TF इक्वल्स टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी, है ना। अगर तुमने मोलों की संख्या समान रखी है, ठीक है, विलायक सेम है, तो I पे भी तो डिपेंड कर रहा है। डेल्टा TF किस पर डिपेंड कर रहा है, I पे। मतलब I बढ़ेगा, वेंट ऑफ गुणांक बढ़ेगा, तो हिमांक में कमी ज्यादा से ज्यादा आएगी, हिमांक अवनमन बढ़ेगा, है ना, 0 से नीचे चला जाएगा अगर आपने ये चीज़ पानी में मिलाई है तो, ठीक है, क्योंकि पानी तो 0 पे फ्रीज होता है ना ऐसे। तो हम कहेंगे भाई इसका तो है ना I सर्वाधिक है, तो I सर्वाधिक है तो डेल्टा TF सर्वाधिक है। तो यही तो कह रहा है कि इसका हिमांक सर्वाधिक है, हिमांक अवनमन सर्वाधिक है। समझाओ, हिमांक में कमी सर्वाधिक है ना, हिमांक सर्वाधिक नहीं है, उल्टा है। तो हम कहेंगे हाँ, यहाँ कमी तो अधिकतम आएगी और यहाँ I मिनिमम है, क्योंकि इसका तो आयनन ही कम होगा, ये दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल है यानी इसका आयनन कम होगा। तो भाई अगर इसका आयनन कम होगा तो इसका वेंट ऑफ गुणांक भी कम होगा और हिमांक में आने वाली कमी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यही तो ऑर्डर दिया, है ना। तो इसको आपको अगर थियोरी में लिखना है
तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई ट्राईफ्लोरोएसिटिक एसिड इन तीनों में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसका आयोनाइजेशन, वियोजन आयनन एक ही बात है भाई, आयनित हो गया या वियोजित हो गया, आयन से तो दे रहा है, तो आयनन लिखो चाहे वियोजन लिखो, यहाँ पे सेम चीज है। तो वियोजन की मात्रा इसके सर्वाधिक है, तो सबसे ज्यादा कणों की संख्या, ये अणु संख्या गुणधर्म क्या होता है, जो कणों पर निर्भर करता है, तो कण दो इसके सर्वाधिक है, आयन सर्वाधिक है, तो वेंट ऑफ गुणांक आई ज्यादा होगा, आई ज्यादा होगा तो डेल्टा टीएफ भी ज्यादा होगा, हिमांक में कमी सबसे ज्यादा ये दिखाएगा, मतलब इसका हिमांक न्यूनतम होगा। और ट्राइक्लोरो थोड़ा बीच में हो जाएगा, और फ्लोरो वाला सॉरी एसिडिक एसिड वो तो बिल्कुल न्यूनतम आयनित होगा, तो उसका डेल्टा टीएफ भी क्या होगा, मिनिमम होगा। बात क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं 32 पे। 32 पे मेरे पास देखो CH3 CH2 CHCl, CH3 CH2 CHCl और COOH, इसको मैं कह दूं अल्फा पे क्लोरो, अल्फा क्लोरो ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है, या 2 क्लोरो ब्यूटानोइक एसिड। ओके, 10 ग्राम को 250 ग्राम जल में मिलाने से हिमांक अवनमन ज्ञात करो। हिमांक अवनमन मतलब डेल्टा टीएफ तो तुम ज्ञात कर लो, ठीक है। कब? जब हमने इसका 10 ग्राम घोला है, स्मॉल w 10 ग्राम, कैपिटल W 250 ग्राम, है ना, जल में घोला है, तो जल का अणुभार कितना होता है 18। देखते हैं काम आ रहा है कि नहीं, है ना। और हम क्या कह सकते हैं इसको, ये हो गया, इसका अणुभार निकाले, इसका अणुभार निकाल लो भाई, ठीक है, अणुभार निकालो। कार्बन कितने देखो 1 2 3 4, कुल कार्बन परमाणुओं की संख्या 4, तो मैं कहूँगी कार्बन की तरफ से तो बाहर आ गया 12 × 4। हाइड्रोजन गिन लो 3 2 5 6 और 7, तो हाइड्रोजन की तरफ से बाहर आ गया 7, ठीक है। फिर आपके पास 2 ऑक्सीजन है, तो 16 × 2, और एक क्लोरीन है सॉरी 35.5, ठीक है। तो ये कितना हो गया, तो हम कहेंगे ये हो गया 48 और 7, 48 और 7 कितना हो गया 55, 55 और 32, तो 55 और 35 जोड़ देते चलो, तो कितना हो गया 60 90 90.5, 90.5 और 32, तो 122.5, सही है। तो इसका अणुभार आ गया 122.5 ग्राम प्रति मोल, मतलब 1 मोल का भार इतने ग्राम होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, इसमें डेल्टा टीएफ निकाल दूं, तो मैं डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगा लेती हूँ। तो मेरे पास तो ये फॉर्मूला है भाई, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोललता, ठीक है ना। तो डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू आई तो मुझे नहीं पता है, के एफ तो मुझे दे रखा है ना, के एफ दे रखा है, और मोललता का फॉर्मूला तो याद है ना, स्मॉल w, है ना। मोललता क्या, या मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया था ना इसका, एक दूसरा फॉर्मूला क्या सिखाया था, 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W स्मॉल m। ये फॉर्मूला आपको नोट्स में पढ़ा रखा है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल w विलय का भार अपॉन कैपिटल W विलायक का भार इंटू स्मॉल m अणु भार। तो मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सिर्फ आई नहीं है, ठीक है। अब देखो के ए दे रखा है, के ए होता है अम्ल वियोजन स्थिरांक। अगर कोई अम्ल वियोजित होता है ना, तो उसका अगर हम के ए लिखे, है ना, अब देखो उसको मैं सिखा देती हूँ दूसरे पेज पे, बाकी आपको एग्जाम में ये करना नहीं है, आपको सीधा फॉर्मूला बताना है, ठीक है। मान लो देखो मेरे पास कोई एसिड है HA, भाई आपने जो एसिड लिखा है ना यहाँ पे, वो एक ही तो HN देगा, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो एक एसिड है HA, तो ये H+ और ये माइनस, ठीक है। मैं समझा रही हूँ, उसको उसमें नहीं डालना है ना, ये आपको पता होना चाहिए, जो फॉर्मूला में लगाऊंगी तो आपको होना चाहिए कि हाँ ये हमने कहीं पढ़ रखा है, ये क्लास 11th में था, ठीक है। अब देखो शुरू में इसके मोल कितने, तो हम कहेंगे 1, इसका मोल 0, इसका 0। अब इसका अल्फा भाग वियोजित होगा, तो इसका अल्फा, इसका अल्फा, कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, है ना, तो हम कहेंगे 1 माइनस अल्फा इंटू सी, मोल आ जाएगा, ठीक है। मोलरता क्या होती है, मोल अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, तो मोल्स निकाल लेते हैं, 1 माइनस अल्फा इंटू सी, ये अल्फा सी और ये अल्फा सी, ठीक है भाई, यहाँ तक भी कर लिया। अब क्या करें, तो अब मैं इसका के ए निकाल देती हूँ, तो के ए क्या होगा, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, तो उत्पाद की सांद्रता है अल्फा सी, HIN की सांद्रता अल्फा सी, A माइनस की सांद्रता अल्फा सी, और क्रियाकारक की सांद्रता 1 माइनस अल्फा सी। तो भाई के ए मेरे पास आएगा अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये आपका
मोनोप्रोटिक एसिड मतलब ऐसा अम्ल जो एक एच देता है ना, उसके के का सीधा फॉर्मूला है अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब हुआ क्या, आप चाहो तो यहाँ सीधा फॉर्मूला लगा लो, दिक्कत क्या है ना। तो आप यहाँ पे लगा सकते हो भाई के ए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अब 1 माइनस अल्फा को तुम नेग्लिजिबल भी मान सकते हो कि भाई ये नगण्य मान लेते हैं हम, मतलब अल्फा को नगण्य मान लो, 1 माइनस अल्फा को 1 मान लो, क्योंकि अल्फा जो है वो वीक एसिड के लिए बहुत कम ही होता है। ठीक है, तो हमने 1 माइनस अल्फा को तो हटा ही दिया है ना, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अब के ए मेरे पास है 1.4 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर, और सी क्या है, ओह तो सी तो सांद्रता है ना। सी क्या है, सांद्रता, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ये रही 1000 इंटू डब्ल्यू इंटू ये, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले मोललता ही निकाल लेते हैं, है ना, तो आपको ये फॉर्मूला इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मोललता निकाल। ठीक है, तो मोललता क्या थी, तो मोललता थी विलेय का भार बटा विलेय का अणुभार इंटू 1000 अपॉन विलायक का भार। 1000 लिखा है क्योंकि विलायक का भार ग्राम्स में, ये तो सबको पता है। मोललता मोल पर केजी, मोल क्या है, भार अपॉन अणुभार, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, विलायक का भार। अगर ये ग्राम्स में तो ये मैं 1000 ले रही हूँ, उससे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो अब हम कहेंगे मोलालिटी इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट मोलालिटी रख दूंगी, क्या ही दिक्कत है। तो मोललता बराबर भार कितना है, कितना ग्राम बोला, 10 ग्राम। अणुभार कितना है, तो 122.5 इंटू 1000, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना था, 250 था ना, 250 ग्राम्स। तो ये तो मेरे पास आ गया 4, तो मेरे पास आ रहा है 40 अपॉन 122.5। तो इसको तुम्हें सॉल्व करना है, 40 डिवाइडेड बाय 122.5, तो ये आएगा 0.326। सॉल्व करो तो ये आएगा तुम्हारे पास 0.326। ठीक है, तो मोललता भी एक तरह से सांद्रता है। अब तुम्हें लगेगा यहाँ पे तो मोलारिटी होना चाहिए था, कंसंट्रेशन, आप मोलालिटी लिख रहे हो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी तो है। पानी का घनत्व क्या होता है, एक मान लेते हैं, तो 250 ग्राम जल या 250 ml जल, एक ही बात है। तो यहाँ हम चला लेंगे, यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.326। ठीक है, तो ये आया 1.4 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर इंटू 0.326। क्वेश्चन लेंदी है, थोड़ा करना पड़ेगा। तो अल्फा स्क्वायर हो गया 1.4 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन ये मेरे पास है 0.326, पॉइंट उड़ा दो भाई। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर है 1.4 डिवाइडेड बाय 326। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करो। अल्फा स्क्वायर तो देखो अल्फा स्क्वायर आया 1.4 अपॉन आ गया मेरे पास पॉइंट उड़ा दी ना, 326। ठीक है, अब मैं इसका फाइनल सॉल्यूशन लिख रही हूँ, ये आएगा 0.065। ठीक है, अगर मैं इसका रूट ही ले लूँ पूरा, है ना, तो ये आएगा 0.065। ठीक है, क्लियर। एग्जाम में तो टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतना नहीं करना पड़ेगा, एग्जाम में थोड़े सिंपल आते हैं, बट अब यहाँ है तो आपको करना पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन मैंने ये लिख दिया। ठीक है, तो ये आ गया अल्फा। अभी भी हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी भी हमें आई चाहिए, अभी तो हम अल्फा पे पहुंचे। तो तुम मुझे बताओ, वियोजन के केस में याद है तुम्हें, है ना, अल्फा वियोजन इक्वल्स टू आई का फॉर्मूला क्या था, तो हम कहेंगे अल्फा वियोजन में आई का फॉर्मूला था 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन। ठीक है, अब अल्फा वियोजन, तो वियोजन तो है मेरे पास 0.065 इक्वल्स टू 1 माइनस आई अपॉन कणों की संख्या कितनी है, 1 माइनस, अभी टूटेगा तो बच्चे ये अम्ल है ना, इसको मैंने एच ए मान के स्प्लिट किया था, तो कितने कणों में टूटा था, तो हम कहेंगे 2 में टूटा था, H प्लस A माइनस। तो जो डिसोसिएटेड पार्टिकल है तो कणों की संख्या तो वो हम लिख देंगे 2, है ना, तो ये आ गया माइनस का 0.065 इक्वल्स टू 1 माइनस आई, तो आई इक्वल्स टू ये हो गया 1.065। ठीक है, आई क्या था, तो भाई आई वांट ऑफ फैक्टर था। अब मुझे बताओ, एक बार आई आ गया तो यहाँ रख देना चाहिए, है ना, तो डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। ठीक है, तो अब मैं अगर यहाँ पे वैल्यू रख दूँ तो सॉल्व तुम्हें करना पड़ेगा। 1.065
यहाँ आ जाती हूँ मैं वापस, ये फॉर्मूला लगाना है ना, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू आई की वैल्यू होगी 1.065 इंटू के एफ। तो देखो के एफ कितना है भाई 1.86 है ना, और मोललता हमारे पास कितनी आई 0.326। फिर से तुम्हें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करते ही आपके पास आ जाएगा हिमांक अवनमन। क्वेश्चन लेंदी है, मान लेते हैं क्वेश्चन लेंदी है, लेकिन पैटर्न समझने की कोशिश करो। मान लो कैलकुलेशन इजी है तो पैटर्न तुम्हें समझ में आया कि इसने एक दुर्बल अम्ल मिला लिया है ना, एक अम्ल मिला लिया, तो अम्ल टूटेगा H आयन और बाकी उसका जो कॉन्जुगेटेड बेस है ना H प्लस और A माइनस मान लेते हो, कणों की संख्या 2, ठीक है। फिर ये आपको है ना Ka दे रहा है, तो तुम्हें ध्यान रखना है K इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर C लगा के सॉल्व करना है। C कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन मोललता से मान लो सेम है, मोललता सेम है, तो पहला काम तुम्हें करना था मोललता निकालना है ना। तो मोललता निकालने के बाद, सांद्रता निकालने के बाद सांद्रता को फिट करो वहां पे है ना, और जैसे ही तुमने सांद्रता वहां पे फिट करी तो तुम्हारे पास आ गया क्या अल्फा है ना, तुम्हारे पास आ गया अल्फा। अल्फा को तुम क्या करो, अल्फा को तुम क्या करो फाइंड कर लो। एक बार अल्फा फाइंड कर लिया फिर तो तुम्हारे पास वियोजन है, अल्फा और वियोजन की मात्रा और वेंट ऑफ गुणांक, उसमें तो कोई टेंशन नहीं है ना, और आई आते ही आप अपना फॉर्मूला फिट कर लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जो आंसर दे रखा है ये 1.065, 1.86 और 0.326, हाँ इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.647। आंसर एक बार चेक कर लेना 0.647। अब चाहे केल्विन लिखो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना। हिमांक में कमी 0.64 की आएगी, 0 से लिखोगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में लिखोगे तो 0 से माइनस 6.47 नीचे चला जाएगा, ठीक है। केल्विन में लिखोगे तो 273.15 में से इसको माइनस कर देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप इसको यहाँ लिख के छोड़ सकते हैं, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड लिखो चाहे केल्विन लिखो एक ही बात है, कमी इतनी है। नेक्स्ट देखो, अब है तुम्हारे पास फ्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। 19.5 ग्राम को 500 ग्राम जल में घोलने पे हिमांक अवनमन 1 डिग्री सेंटीग्रेड देखा गया। अब एक तो निकाल दो वांट ऑफ गुणांक यानी कि I, अब एक निकाल दो वियोजन स्थिरांक, ठीक है। चेक कर लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखो 19.5 ग्राम तो आपका विलेय स्मॉल w 19.5 ग्राम, ठीक है। 500 ग्राम जल कैपिटल W 500 ग्राम जल। हिमांक अवनमन डेल्टा TF कितना है 1 डिग्री, 1 डिग्री में कमी आ जाएगी, 1 डिग्री की कमी आ जाएगी। अणुभार भी निकाल देते भाई, CH2FCOOH का अणुभार मोलर मास, बोलो निकाल दिया। फ्लोरोएसिटिक एसिड का अणुभार तो देखो कार्बन का 12, 2 हाइड्रोजन का 2, फ्लोरीन का तुम 18 ले लो यहाँ पे, ठीक है। कार्बन का फिर से 12, ऑक्सीजन का 32, हाइड्रोजन का 1, ठीक है। कितना आ गया भाई 18 और 32 कितना हो गया 30, 40 और 24 64 और 64 66 और 67, तो इन्होंने शायद 67 मेरे हिसाब से इसको 19 लिया है, दिया होगा, कोई टेंशन नहीं लेना। तो कितना हो गया 68 ले लेती हूँ इसको, ठीक है 68 ग्राम पर मोल। चलो ये आ गया मेरे पास। अब मुझे चाहिए वेंट ऑफ गुणांक, ओके। मेरा फॉर्मूला ये था डेल्टा TF इक्वल्स टू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W स्मॉल m, और अगर वियोजन संगुणन का केस है तो ये हो गया I है वेंट ऑफ गुणांक, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने पहले भी यूज़ किया है ना। अब डेल्टा TF मेरे पास है, स्मॉल w कैपिटल W सब है, अणुभार भी है, KF तो जल के लिए तो था अभी 1.86 था ना आपके पास पिछले क्वेश्चन में, KF कितना था 1.86 दिया हुआ होगा एग्जाम में, बट NCERT एक क्वेश्चन में दे दिया तो आपको मान के चलना है कि हाँ भाई यही है। तो KF है 1.86, मात्रक भी ध्यान रखना है, इसके मात्रक पे भी क्वेश्चन आता है किलो गैल्विन मोल इनवर्स, ठीक है। तो मैं सीधा I फाइंड कर सकती हूँ ना, मुझे कोई टेंशन तो नहीं होना चाहिए, ओके। तो अब मैं वैल्यू पुट करके क्या करूँ I को फाइंड कर लेती हूँ।
तो सबसे पहले मेरे पास डेल्टा TF है, हिमांक अवनमन है, कितना है, तो हम कहेंगे हिमांक अवनमन हमारे पास 1 है। अच्छा अणुभार एक बार चेक कर ले, गलत तो नहीं लिख दिया भाई। कितना हो गया, 32 और 20 मान लो तो 52, 54, 56, 58। ओके 2 बार है ना, 78 है बच्चों, ये 68 नहीं है, 78 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। अब चलो तो डेल्टा TF कितना आया, 1। आई मुझे फाइंड करना है 1000, KF का मान है 1.86, स्मॉल w कितना है 19.5, ठीक है। कैपिटल W कितना है 500, है ना, और स्मॉल m अणुभार कितना है 78। तो यहाँ मुझे I फाइंड करना है, ठीक है। तो 500 और 1000 तो कैंसिल कर दूँ, 2 हो गया, 2 और 78 भी कैंसिल कर दूँ, 39 हो गया, ठीक है। अब कुछ भी बस कैंसिल होना नहीं है, तो मैं लिख रही हूँ उसको 39 डिवाइडेड बाय 1.86 डिवाइडेड बाय 19.5, सही है ना। 1 डिग्री कमी आई, I इंटू 1000 इंटू KF इंटू स्मॉल w, है ना, कैपिटल W स्मॉल m, ओके भाई, है ना। तो मेरे पास है 39 को 1.86 से डिवाइड करना है, और अगेन मुझे डिवाइड करना है इसको 19.5 से, है ना। तो और चेक कर लेते एक बार, मुझे क्यों इसमें डाउट लग रहा है। 1 सेकेंड में इसको चेक कर लेती हूँ भाई। आपके पास है 39 डिवाइडेड बाय 1.86, ओके 20.96, अगेन डिवाइडेड बाय 19.5, ओके 1.075। वही मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था, 1.075, ठीक है। तो ये आ गया तुम्हारे पास क्या, वेंट ऑफ फैक्टर। तो हम कहेंगे ओके चलो वेंट ऑफ फैक्टर तो आ गया हमारे पास 1.075। तो एक तो यही पूछा था, और क्या पूछा था, वियोजन स्थिरांक के। तो के तो मैंने आपको भी सिखाया था, के इक्वल्स टू क्या करना है, तो तुम कहोगे अल्फा स्क्वायर सी, है ना। के क्या होगा, के तो होगा अल्फा स्क्वायर सी। अब हमें अल्फा भी निकालना पड़ेगा, हमारा क्वेश्चन लंबा होता जा रहा है, ठीक है भाई। तो अब मुझे बताओ, अभी सिखाया था मैंने आपको वेंट ऑफ गुणांक, आई इक्वल्स टू क्या होता है, अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, सॉरी वियोजन की मात्रा, अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, तो हम कहेंगे 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन, ठीक है। तो भाई अल्फा निकालो, तो 1 माइनस 0.075, 1.075 है ना, और 1 माइनस 2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा वियोजन जो मेरे पास आएगा दैट विल बी 0.075, ठीक है भाई, मान लेते हैं 0.075। अब क्या करें, अब मेरे पास अल्फा वियोजन आया, अभी भी मुझे चाहिए वियोजन स्थिरांक, यानी अब मुझे चाहिए के ए। तो भाई अब तो कर लो कि ए इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर सी, लेकिन कैसे, सी क्या है, सी कंसंट्रेशन है, सांद्रता, यानी मुझे अलग से निकालना पड़ेगा क्या, मोललता, ठीक है। यही निकाल देते हैं इस बार, 0.075 का तो स्क्वायर करना रहेगा, ठीक है। मोललता, मोललता निकाल दो, भार बटा अणुभार, भार कितना है 19.5 और अणुभार कितना है 78, तो भार तो हो गया 19.5, अणुभार 78 इंटू 1000, है ना, अपॉन विलायक का भार, तो विलायक कितना है 500 ग्राम, इसको हमने काम में लिया था ना, हाँ 500, ठीक है। इससे अच्छा हम शुरू में क्या करते, मोललता निकाल देते, फिर यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करते, तो हमारे को थोड़ा इजी हो जाता, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, ठीक है। तो अब ये सॉल्व करने से आपको मिला है के ए का वैल्यू, अल्फा आपका 0.075 है, हमारे पास भी वही है, के ए आएगा आपका 3.06,
सॉल्व तुम्हें करना है भाई। 3.06 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये आपका रहेगा के। फिर कह रही हूँ कैलकुलेशन में मत जाओ, पैटर्न समझो। पैटर्न क्या था, आपको स्मॉल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, हिमांक अनुमान सब दे रखा है ना। वेंट ऑफ वेक्टर पूछा है, वेंट ऑफ वेक्टर आपका इस फॉर्मूले से आ जाएगा। वियोजन स्थिरांक पूछ लिया के, तो वो हमें पता था अल्फा स्क्वायर सी, लेकिन वेंट ऑफ वेक्टर और अल्फा वियोजन का रिलेशन अल्फा इक्वल्स टू 1 - i अपॉन 1 - m, यहाँ से निकाल। बाकी तो सिंपल है। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। 293 केल्विन पे जल का वाष्प दाब इतना है। 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम जल में घोले तो अब घोलने के बाद जल का वाष्प दाब मतलब विलयन का वाष्प दाब। आपने ग्लूकोज घोल दिया ना जल, तो अब जल का रहा, ग्लूकोज का जलीय विलयन हो गया। ठीक है, तो देखो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यानी पी नॉट 17.535। ओके, है ना। जलीय विलयन का वाष्प दाब यानी पीएस तो हमें बताना है। स्मॉल डब्ल्यू, विलेय कितना ग्राम है, तो कितना है 25 ग्राम। स्मॉल डब्ल्यू 25 ग्राम। ठीक है, 450 ग्राम जल में विलायक का भार कैपिटल डब्ल्यू 450 ग्राम। सारे फॉर्मूले बताए हैं बच्चों। ठीक है, और क्या है, तो ग्लूकोज है ना, तो भाई ग्लूकोज का अणुभार स्मॉल एम, ग्लूकोज तो अभी ये वापस नहीं बताऊंगी, इसको हमने कितनी बार पढ़ा है। ग्लूकोज का अणुभार 180। ठीक है, और कैपिटल एम विलायक का अणुभार, जल का अणुभार, तो ये भी तुम्हें पता है 18। ठीक है, अब सीधा फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लो। तो हमारा फॉर्मूला है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल। नाउ पी नॉट विलायक का क्या बोलते हैं वाष्प दाब 17.535। ओके, माइनस पी एस मुझे फाइंड करना है, वापस 17.535। स्मॉल डब्ल्यू 25 है, कैपिटल एम 18 है, कैपिटल डब्ल्यू 450, स्मॉल एम ग्लूकोज का अणुभार 180। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, इसको तो सॉल्व ही करना पड़ेगा भाई। 17.535 माइनस पी एस इक्वल्स टू 25, इसको यहाँ ले जाओ। 17.535 डिवाइडेड बाय 4500। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। क्लियर, अब मैं इसमें आंसर लिख रही हूँ, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आपको फाइंड करना है। तो हमें जो आंसर दे रखा है दैट इज 17.436। चेक करेंगे आप, आपका आंसर आना चाहिए 17.436 मिलीमीटर मरकरी। और वैसे भी सोचो कि पहले वाष्प दाब इतना था, फिर हम कोई विलेय मिलाते वाष्प दाब में कमी आती है ना, तो मेरा आंसर 17.53 से कम होना चाहिए। थोड़ी सी कमी आएगी, 25 ग्राम ग्लूकोज डाला है ना, तो 17.4। 5 था 17.4। लमसम ऑब्जेक्टिव में हो तो थोड़ा दिमाग लगाना, वाष्प दाब बढ़ने से तो रहा, बहुत ज़्यादा भी नहीं गिरता है, थोड़ा बहुत ही फर्क आता है ना, सिंपल है। तो ये था 1.34, ये तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, कर लोगे, इसमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चल आगे चलते। नेक्स्ट है 298 केल्विन पर मेथेन की बेंजीन पर मोललता का हेनरी कांस्टेंट। हेनरी लॉ मतलब गैस इन लिक्विड। आपके पास पहले ना हेनरी लॉ आते, थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा चलाना कि आपके पास एक लिक्विड है ना, और आप इसमें क्या करना चाह रहे हैं, इसमें आपने एक गैस घोल रखी है। ठीक है ना, और ये दोनों साम्य अवस्था में आ जाने चाहिए। ओके, ऐसा हमारे को लगा, चढ़ी गए। गैस के रूप में हमारे पास मीथेन है और लिक्विड के रूप में हमारे पास बेंजीन है। ठीक है, चलो अब इसके लिए इसने हेनरी कांस्टेंट दे रखा। हेनरी कांस्टेंट KH कितना है भाई 4.27 इंटू 10⁵ मिलीमीटर मरकरी। ये आपका हेनरी कांस्टेंट है। ओके, अब 760 मिलीमीटर मरकरी प्रेशर पे मेथेन की बेंजीन में विलेयता, मतलब ये जो जा रहा है ना, ये साम्य अवस्था जो आ रही है, ये प्रेशर जो है ये आपको दे रखा है। प्रेशर आपको दे रखा है गैस का, जो लिक्विड पे अप्लाई हो रहा है, कितना 760।
तो सबसे पहले ना दोनों मात्रक चेक करना, यूँ नहीं एक ATM हो 1 मिलीमीटर हो तो गलत हो जाएगा, है ना, मात्रक सेम होने चाहिए। और आपको पूछा है मेथेन की बेंजीन में विलेयता, ठीक है, एक्स गैस सॉल्युबिलिटी, ये तो सिंपल ही है ना, हेनरी लॉ वाला फॉर्मूला याद है, पी गैस इक्वल्स टू, है ना, गैस जो कि द्रव में विलय है उसके द्वारा लगाया गया दाब, है ना, क्या था, पी गैस इक्वल्स टू KH एक्स गैस, गैस की विलेयता के समानुपाती, गैस जो द्रव में उपस्थित है उसके जितने ज्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। अब पी गैस तो है ना आपके पास कितना 760 इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट कितना है 4.27 इंटू 10 की पावर 5, एक्स गैस फाइंड करना है, तो गैस के मोल फ्रैक्शन 760 डिवाइडेड बाय 4.27 इंटू 10 की पावर 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, है ना, तो 10 की पावर 5 तो ऊपर ले लो, 10 की पावर -5 हो जाएगा, बाकी तुम्हें इसको सॉल्व करना है, तो इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ आपका 178 इंटू 10 की पावर 178, हाँ बिल्कुल 178 इंटू 10 की पावर -5। मात्रक मत लिखना क्योंकि ये मोल भिन्न है, 1 के मोल अपॉन टोटल मोल, है ना, बेंजीन और मीथेन के मोल मिला के इतने हैं 1 लाख के आसपास, उसमें मीथेन के मोल कितने हैं 760, ये इसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है, या गैस की द्रव में विलेयता। ये भी सरल था, सिंपल था, है ना, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 1.36, 100 ग्राम द्रव A अणुभार दे रखा है, को 1000 ग्राम द्रव B उसका भी अणुभार दे रखा है, इनको मिक्स कर दिया, शुद्ध द्रव B का वाष्प दाब दे रखा है 500 टॉर, शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब पता नहीं, विलियन का वाष्प दाब तथा विलियन में नहीं हुआ था, शुद्ध द्रव A का, ओके, शुद्ध द्रव A का वाष्प दाब मतलब P0 A, और विलियन में वाष्प दाब मतलब, तो विलियन है ना, आपको ये बराबर आ तो रहा है ना इसमें कैमरा में, एक सेकेंड मुझे, ओके है, चलो विलियन में वाष्प दाब मतलब कि PA ये भी फाइंड करना है, और विलियन का कुल वाष्प दाब 475, ठीक है। तो देखो थोड़ा दिमाग लगाओ, दो लिक्विड है A और B, द्रव A और द्रव B, ठीक है ना, इसका ही वाष्प दाब दे रखा है, इसका ही वाष्प दाब दे रखा है शुद्ध अवस्था में, है ना, या एक का दे रखा है एक का नहीं दे रखा है, तो दो लिक्विड है इनको मिलाया है, तो रूल फॉर्मूला कौन सा लगाऊं, राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड, एक द्रव में दूसरा द्रव मिला वाष्प दाब का सवाल पूछ रहे हो, तो नियम कौन सा लगेगा, द्रव द्रव निकाय के लिए राउल का नियम या आदर्श विलियन वाला फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। तो हम कहेंगे चलो लिक्विड है, बाहर कितना है 100 ग्राम, बाहर है 100 ग्राम, अणुभार कितना है 140, अणुभार 140, तो मोल कितने हो गए, तो भाई मोल भार बटे अणुभार 100 बटे 140, ठीक है। द्रव भी भार कितना है 1000 ग्राम, है ना, भार कितना है 1000 ग्राम, तुम चाहे तो ए बी लिख सकते हो, नहीं तो अलग अलग लिख रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं। अणुभार कितना है भाई, अणुभार है 180, मोल्स निकाल दो, 1000 अपॉन 180, 100 अपॉन 18 तो 5.55 आएगा, ठीक है। अब मेरा तो फॉर्मूला सीधा है ना, फॉर्मूला याद होगा तुम्हें, पी टोटल इक्वल्स टू P0 A एक्स ए प्लस P0 B एक्स बी, मुझे ले दे के मोल भिन्न चाहिए, एक्स ए और एक्स बी चाहिए, मोल फ्रैक्शन तो मुझे दोनों की चाहिए, तो मैं कहूँगा चलो भाई मोल फ्रैक्शन निकालो, एक्स ए मतलब ए के मोल भिन्न, तो ए के मोल अपॉन टोटल मोल, है ना, और एक्स बी तो मैं कहूँगी 1 माइनस एक्स ए कर देंगे, ठीक है, तो भाई एक्स ए तो निकालो, तो ए के मोल है ना 100 बटे 140, ये आपका है 0.714, ठीक है, तो 0.714 है ना, ए के मोल, कुल मोल तो 0.714 प्लस उसके मोल कितने 5.55, ठीक है। तो ए के जो मोल फ्रैक्शन है वो आपके पास है 1 सेकेंड में चेक करें तो 0.714 डिवाइडेड बाय 0.714 और 5.55 यानी कि 6.27,
ठीक है, ये है 0.114, ठीक है, और ये 114 है तो इसको सॉल्व कर लो भाई, एक्स भी निकाल लो। तो हम कहेंगे ठीक है, एक्स भी यही निकाल, एक्स भी इक्वल्स टू 1 माइनस 0.114, ठीक है। तो 1000 में से 100 कम कर दिए तो 900, 900 में से 14 और कम कर दो तो 900 में से 14 कम किए 890, 886, 0.886 है ना, 90, 100 और 1000, ठीक है यार, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या दिया है मुझे, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब, है ना, यानी मुझे और भी एक डेटा गिवन है, शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब यानी पी नॉट बी, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब क्या होता है, पी नॉट बी, वो मुझे दे रखा है 500 टॉर, ठीक है, और विलियन का कुल वाष्प दाब यानी पी टोटल, वो मुझे दे रखा है 475 टॉर, ठीक है, इसको बंद कर देती हूँ, अलग से ये भी डेटा हमें दे रखा है बस। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है ही सही, अब हम हमारा काम कर लेते हैं। पी टोटल, तो पी टोटल 475 है, पी नॉट ए तो पूछा ही है ना, क्या पूछा इसने, शुद्ध द्रव ए का वाष्प दाब यानी पी नॉट ए कैलकुलेट कर लो भाई। तो पी नॉट ए हमें कैलकुलेट करना है, एक्स से हमने अभी निकाला था 0.114 है ना, तो ये 0.114 प्लस पी नॉट बी ये तो है 500, और ये अभी हमने निकाला 0.886, ठीक है भाई। तो 475 इक्वल्स टू 0.114 पी नॉट ए, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 500 इंटू 0.886, ठीक है, 500 इंटू 0.886 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, 443, ठीक है, 443, तो मेरे पास आ जाएगा 0.114 पी नॉट ए इक्वल्स टू 475 माइनस 443, ठीक है। अब कैलकुलेटर ले लिया है तो पूरा ही कर लेते हैं, 475 माइनस 443, ये आ गया आपके पास 32 डिवाइड बाय 0.114, तो ये मेरे पास आ रहा है 280.7, ठीक है। तो आपके पास पी नॉट ए तो आ गया 280.7, ठीक है। प्रेशर किस में दिए हुए सारे, टॉर में ना, तो इसका आंसर टॉर में लिखना, ठीक है। तो पी नॉट ए तो आपके पास आ गया। अब क्या करें तो आपसे एक तो पूछा था शुद्ध द्रव का वाष्प दाब यानी पी नॉट ए, एक विलियन में वाष्प दाब है ना, विलियन में वाष्प दाब यानी पी, विशुद्ध अकेला था जब तो प्रेशर 280 था, लेकिन विलियन में गया तो आपको ना कितना मिला है, तो आपने तो बहुत कम मोल मिला है, कितने मिला है, इसके मोल फ्रैक्शन कितने 0.114, तो पी इक्वल्स टू होता है पी नॉट ए एक्स ए, ठीक है। तो बच्चे पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए तो मेरे पास आया 280.7 और एक्स ए आया 0.114, सॉल्व कर लो तो बहुत कम हिस्सा है भाई इसका, है ना, 280.7 मल्टीप्लाई विथ 0.114, तो ये तो 32 आ रहा है, हो गई। आपने मिलाया ही बहुत कम है, इंडिविजुअल इसका अकेले का प्रेशर कितना था 280, पर तुमने मिलाया ही कितना है 0.1 है ना, मतलब 90% तो वो मिलाया, 10% 11% ये मिलाया, तो प्रेशर कम हो जाएगा, ऐसे सिंपल है, कर लो ये, है ना। राउल्स लॉ फॉर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पे बेस्ड है। अब अगला क्वेश्चन तुम्हारा ग्राफ का है, ग्राफ बना के सॉल्व करना है, तो ये तुम ट्राई करोगे, ठीक है। इसको मैं स्किप कर रही हूँ, अगला क्वेश्चन ले रही हूँ मैं। क्या है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1.38, संगठनों के संपूर्ण परास में बेंजीन तथा टोलुइन आदर्श विलयन बनाते हैं, ठीक है भाई। तो देखो एक तरफ तो मेरे पास बेंजीन है यानी कि C6H6, और दूसरा मेरे पास टोलुइन है ना, यानी बेंजीन पे मिथाइल C6H5CH3, ठीक है। अब 300 केल्विन पे बेंजीन, शुद्ध बेंजीन तथा टोलुइन का वाष्प दाब, मतलब शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब यानी पी नॉट ए, इसको मैं ए मान रही हूँ, ठीक है, इसको मैं बी मान रही हूँ, है ना। तो पी नॉट ए शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब है 50.71, चलो 50.71 मिलीमीटर मरकरी, और शुद्ध अवस्था में इसका वाष्प दाब पी नॉट बी 30.06
मिलीमीटर मरकरी। यदि 80 ग्राम बेंजीन को 100 ग्राम टोलुइन में मिलाया जाए तो देखो इसका भार तो है 80 ग्राम और इसका भार है 100 ग्राम, है ना, 100 ग्राम। अणु भार तुम खुद निकाल दो, है ना, अणु भार। तो मैं लिख देती हूँ अणु भार, मोलर मास कैपिटल M। तो बेंजीन का अणु भार 12 × 6 प्लस 1 × 6 78, और यहाँ अणु भार निकाल दो मोलर मास, तो हम कहेंगे इसका मोलर मास कैपिटल M लिख दो, मोलर मास अणु भार जो भी लिखना है। ठीक है, तो देखो दो क्या बोलते हैं हम, क्रमांगत श्रेणी बोलते हैं ना, समजाती श्रेणी। तो 14 का फर्क होता है, तो 78 में 14 ऐड कर दो, 80 82 और 92 आना चाहिए, गिन लो, है ना भाई। देखो 77 तो यही हो गया, 14 और ऐड कर दो, ठीक है, 14 या 15 ऐड कर दो, CH3 है ना, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब मैं कहाँ पहुँच गई भाई, भार आ गया, अणु भार आ गया, मोल निकालो। सबसे पहला काम करो, इसके मोल निकालो। तो ये आ गया 80/78। इसके भी मोल निकालो, तो ये आ गया 100/92। ठीक है, तो एक बार मैं मोल निकाल देती हूँ। देखो 80 डिवाइडेड बाय 78 तो 1.026, है ना, और 100 डिवाइडेड बाय 92 तो 1.086। चलो यहाँ तक तो पहुंचे, शांति। अब ये क्या कह रहा है, वाष्प अवस्था में मोल अंश बताओ। ये है कि आपने इतना ग्राम मिलाया, इतना ग्राम निकाला, ये तो मैंने सिंपल 11th वाली कैलकुलेशन कर ली। वाष्प अवस्था मतलब तुमने विलयन बना लिया, आदर्श विलयन बन गया। अब बेंजीन अपनी वाष्प बनाएगा, टोलुइन अपनी वाष्प बनाएगा। अब वहाँ मोल्स किसके ज़्यादा है, तो भाई वो तो प्रेशर से डिसाइड होगा, है ना। देखो यहाँ प्रेशर बेंजीन का ज़्यादा है, तो वाष्प अवस्था में इसके मोल ज़्यादा होंगे। यहाँ तो लगभग बराबर ही, कोई ज़्यादा फर्क है नहीं, है ना, 1.026 1.086 का फर्क नहीं है ज़्यादा। लेकिन वाष्प अवस्था में बहुत ज़्यादा फर्क देखने को मिलेगा। तो पहला काम करना है तुम्हें, क्या करना है, XA निकालो, है ना। XA मतलब बेंजीन के मोल 1.026, टोटल मोल 1.026 प्लस 1.086। यहाँ से XA निकालो, फिर XB निकालो, फिर बात करो। ठीक है, तो कैलकुलेशन करते हैं अपन। 1.026, ठीक है, डिवाइड बाय आपका 1.026 प्लस 1.086, ये है 0.486। ठीक है, 0.486। अब इसको माइनस कर दो, 1000 में से 400 माइनस करो तो 600 में से 86 माइनस करो तो 514.514। ठीक है, आ गया, XA आ गया, XB आ गया। अब अभी तो लंबा रास्ता, कॉपी कर लेती हूँ उसको। ठीक है, चलो, अब मैंने XA फाइंड कर लिया, मैंने XB भी फाइंड कर लिया। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं फाइंड करती हूँ PA और PB। ठीक है, तो देखो PA याद है ना सबको, PA इक्वल्स टू होता है P0A XA, है ना। तो PA इक्वल्स टू P0A कितना है 50.71 और XA कितना है भाई 0.486। यहाँ PA लिखो। सिमिलरली यहाँ मैं PB फाइंड करती हूँ, PB इक्वल्स टू P0B XB। तो P0B तो है 32.06 पूरा, है ना, 32.06 और XB है 0.514। ठीक है, अब मैं इनका आंसर लिख देखो 50.7871 को 0.486 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 24.65। ये तो है 24.65 मिलीमीटर मरकरी, क्योंकि यहाँ पे भी यही। और वहाँ जो है ना बच्चे 32.06 को 0.514 से मल्टीप्लाई किया तो 16.48। ठीक है, अब ये है इनके विलयन अवस्था में आने के बाद। अब नए वाष्प, भाई अकेले थे तब बात अलग थी, मिक्स होने के बाद बात अलग है। तो मिक्स होने के बाद ये, अब मुझे चाहिए क्या, अब मुझे चाहिए वाष्प अवस्था में
मोल भिन्न x डैश ए, तो ये होगा पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी। तो बच्चे पी ए की बात करूं 24.65 अपॉन, तो 24.65 प्लस 16.48 है ना। कैलकुलेशन लेनी है, बाकी कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट सिंपल है। तो वाष्प अवस्था मोल भिन्न समझे है ना, बेंजीन का वाष्प दाब अपॉन टोटल वाष्प दाब, तो ये आएगा आपका 0.60। ठीक है, तभी 0.6 से 2.4 हो जाएगा, उसमें क्या सोचना। क्लियर, मतलब मैंने बेंजीन लिया, टोलुइन लिया, मिला दिया, अब तुमने कहा मैं इतना ये लूंगा, इतना ये लूंगा, आपकी इच्छा है। अलग अलग प्रेशर थे, वो हमारे पास था, पी नॉट ए इतना, पी नॉट बी इतना, जितना आपने मिलाया उसके हिसाब से मैंने मोल्स निकाले, फिर मैंने मोल फ्रैक्शन निकाले। अब वो दोनों मिला दिए, ढक्कन बंद कर दिया, वापस वाष्प बन गई। तो अब ये डिसाइड नहीं हुआ तुमने कितना मिलाया, तुमने जो मिलाया अपना सोल्यूशन मिला के अपना हो गया काम। अब बेंजीन का वाष्प दाब कितना है उसके हिसाब से वो वाष्प बनाएगा, प्लस उसका हिस्सा कितना है उसके हिसाब से। फिर टोलुइन का वाष्प दाब कितना है प्लस उसका हिस्सा कितना है। बहुत बार क्या होता है, आपने मिलाया तो बहुत कम, पर अगले का वाष्प दाब बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसके फ्रैक्शन ज़्यादा आ जाएंगे। क्योंकि देखो मिलाया तो तुमने लगभग बराबर ही था, मोल फ्रैक्शन तो लगभग क्या थे, बराबर ही थे, है ना। लेकिन अब आप देखोगे कि भाई ना 60% हिस्सा किसका है, बेंजीन का, क्योंकि इसका वाष्प दाब काफ़ी ज़्यादा था, है ना, 1.5 था, 32 है तो ये 50 है, इसलिए ये ज़्यादा आ गया। जबकि आपने मिलाया था तब ये कम था। आगे बात समझ में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कम क्वेश्चन बचे हमारे पास। अब देखो, वायु अनेक गैसों की मिश्रण है, 298 केल्विन पर आयतन में मुख्य घटक ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। मतलब हम मान के चलते हैं हवा में ऑक्सीजन तो 20% है और नाइट्रोजन 79% है। ठीक है, अब देखो 10 वायुमंडल दाब, वैसे तो एयर का प्रेशर 1 atm होता है, फिलहाल ये कह रहे हैं 10 वायुमंडल दाब पे जल वायु के साथ साम्य अवस्था में, मतलब वायु जल में मिक्स हो रही है ना, हेनरी लॉ पे लग रहा है ये। ठीक है, यदि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का हेनरी कांस्टेंट आते ही तुम समझ जाओ हेनरी लॉ, और हेनरी लॉ आते ही दिमाग में एक डायग्राम बना दो, भाई ये ऐसे कुछ कह रहा है। ये कह रहा है कि देखो यहाँ हमने पानी रखा है और इसके अंदर घुलने वाली जो बात है वो है वायु, हवा घुल रही है, हवा जो है वो इसके साथ साम्य अवस्था में है और जो प्रेशर है हवा का वो 10 atm है। ठीक है, लेकिन वायु के कंपोनेंट दे दी इसने, ये कह रहा है वायु में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, ये 20% है, 79% है। मतलब ये 10 atm प्रेशर जो है ना वो इंडिविजुअल करना पड़ेगा, क्योंकि दो हेनरी कांस्टेंट है। देखो ये ऑक्सीजन का हेनरी कांस्टेंट है और ये नाइट्रोजन का हेनरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो मतलब मेरा तो एक ही फॉर्मूला है हेनरी लॉ के लिए, पी गैस इक्वल्स टू KH गैस, है ना। ठीक है, तो पी गैस, प्रेशर ऑफ गैस बताओ, तो भाई दो अलग अलग गैस है ना, ऑक्सीजन अलग है, नाइट्रोजन अलग है। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या करूं, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन निकाल दूं, क्योंकि पूरी वायु का दाब तो 10 atm है, वायुमंडल दाब 10 atm है क्वेश्चन के हिसाब से, लेकिन वायु में ऑक्सीजन तो 20% है, तो 10 का 20% निकाल दो, यानी कि 2 atm। ऑक्सीजन की तरफ से लगने वाला दाब कितना है, 2 atm। अब फिर सोचो, हेनरी कांस्टेंट तुम्हारा मिलीमीटर में चल रहा है, प्रेशर तुम 2 atm में निकालो, गड़बड़ हो जाएगी। मैंने पहले ही कहा था जो हेनरी कांस्टेंट है उसमें प्रेशर का यूनिट और यहाँ प्रेशर का यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है, तो मैं कहूँगी देखो PO2 इक्वल्स टू 2 atm, और एक atm में 760 होता है, सबको पता है। क्या भैया ये मत कहना लास्ट ईयर गैसेस स्टेट था नहीं कोर्स में, हमें पता नहीं, है ना। पढ़ाई को स्किप करना ही गड़बड़, कुछ भी नहीं छोड़ना होता, सब पढ़ना होता। एग्जाम सर देगा भी नहीं, वो कहेगा ये तो तुम्हें पता है ना इसमें क्या है। तो 1 atm इक्वल्स टू 760 मिलीमीटर मरकरी, तो या तो इसको atm में बदलो या इसको मिलीमीटर में बदलो, तुम्हारी इच्छा है। तो मैंने कहा चलो ये 760 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो मेरा ऑक्सीजन वाला टेंशन तो खत्म। सिमिलरली मुझे नाइट्रोजन के बारे में भी, नाइट्रोजन का प्रेशर बताओ, तो नाइट्रोजन का प्रेशर बताऊँ अभी तो, है ना। तो नाइट्रोजन हवा का दाब तो 10 atm है, नाइट्रोजन हवा में 79% है। ठीक है, तो ये 7.9 atm नाइट्रोजन का प्रेशर है, और इसको मिलीमीटर में करना है तो 7.9 इंटू 760 मिलीमीटर मरकरी। ठीक है, अब इन दोनों गैसों का जल में संघटन बताओ, हेनरी कांस्टेंट तुम्हारे पास है। ठीक है, अब मैं हेनरी का फॉर्मूला लगाऊंगी, P ऑक्सीजन इक्वल्स टू हेनरी कांस्टेंट और XO2। ठीक है, तो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बताओ,
तो ऑक्सीजन के लिए हेनरी कांस्टेंट कितना है, देखो O2 तथा N2, O2 का 3.30 है, 3.30 इंटू 10 की पावर 7 इंटू ऑक्सीजन के मोल फ्रैक्शन PO2 की वैल्यू तो ये रही वापस 2 इंटू 760 रख दूँ, 2 इंटू 760, समझा ना मेरी बात भाई। ऑक्सीजन का प्रेशर कितना था, तो पूरी हवा का प्रेशर तो 10 ATM था। अब हवा में 20% नाइट्रोजन है, तो 10 ATM का 20% यानी 2 ATM नाइट्रोजन नहीं सॉरी ऑक्सीजन है। हवा का प्रेशर 10 ATM था, 20% उसमें ऑक्सीजन है, तो 10 का 20% निकाल दिया, मतलब 2 ATM प्रेशर ऑक्सीजन का है। लेकिन वो ATM में मिलीमीटर में कन्वर्ट करो तो 1 ATM में 760 होता है, तो 2 ATM में 760 का डबल। तो मैंने यहाँ ले लिया 2 इंटू 760 ऑक्सीजन का प्रेशर, हेनरी कांस्टेंट और XO2। अब मेरे पास स्पेस कम है भाई, मुझे इसको आगे लेना पड़ेगा, कॉपी भी कर दूं तो भी चलो यहाँ फाइंड करती हूँ, ठीक है वापस, है ना। चलो तो मैं ये वाली चीज़ यहाँ से ले लेती हूँ, है ना। मेरे पास अलग अलग प्रेशर आ चुके हैं। अब मैं कह रही हूँ कि चलो मुझे आप ऐसा करो, ऑक्सीजन का प्रेशर बताओ। तो फॉर्मूला है PO2 इक्वल्स टू KH XO2। ऑक्सीजन का प्रेशर हमें याद है 2 इंटू 760। ऑक्सीजन का हेनरी कांस्टेंट है बच्चे 3.30 इंटू 10 की पावर 7 XO2। तो यहाँ से तुम XO2 निकाल दो, 2 इंटू 760 डिवाइडेड बाय 3.30 इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। तो मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, 2 इंटू 760 यानी कि 1520, तो 3.30 से डिवाइड करो, ये बनेगा 4.6 इंटू 10 टू द पावर -6। आंसर आप मैच कर लें, ठीक है। सिमिलरली अब मुझे क्या करना है, नाइट्रोजन का प्रेशर फाइंड करना है, मतलब नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन फाइंड करने पानी के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो मैं लगे नाइट्रोजन तो है ना 79%, 20% ऑक्सीजन, वो तो हवा में। अब वायु पानी में घुली है ना 10 ATM पे, तो पानी में बताओ ऑक्सीजन कितनी और पानी के अंदर नाइट्रोजन कितनी। तुम वो बता रहे हो कि भाई पानी में ऑक्सीजन देखो कितनी कम है, ये दोनों में पूरी घुल गई, नहीं बहुत कम घुली है, ठीक है। पानी में नाइट्रोजन कितनी है, ठीक है। तो PN2 इक्वल्स टू KH हेनरी कांस्टेंट नाइट्रोजन का और सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन की। तो सॉल्युबिलिटी नाइट्रोजन की फाइंड करें, प्रेशर कितना है 7.9 ATM था, 760 से मल्टीप्लाई किया मिलीमीटर, डिवाइड बाय हेनरी कांस्टेंट आपका 6.51 10 टू द पावर 7। इसको भी एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या करें, 7.9 को 760 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ रहा है तुम्हारा 6004, 6.51 से डिवाइड करो 9. ठीक है चलो, ये आएगा 9.22 इंटू 10 की पावर -5। एक बार चेक कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमारा 39, 1-2 क्वेश्चन और होने चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि जल का परासरण दाब इतने टेम्परेचर पे इतना है तो 2.5 लीटर जल में घुले कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि इसका वियोजन भी हो रहा है, वेंटो फैक्टर भी दे रखा है, ठीक है। अब डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है। जल का परासरण दाब इस ताप पे, टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 300 केल्विन, ठीक है। परासरण दाब होता है पाई, वो है 0.75 ATM में है। वॉल्यूम है 2.5 लीटर, ठीक है, वॉल्यूम है 2.5 लीटर और वेंटो फैक्टर तुम्हें दे रखा है 2.47, ठीक है। और आर गैस कांस्टेंट दिया हुआ होगा, नहीं भी दिया है तो मैं लिख देती हूँ 0.0821 ATM इंटू लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपका फॉर्मूला लगेगा, देखो पाई इक्वल्स टू CRT है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल्स टू कंसंट्रेशन इंटू R इंटू T। कंसंट्रेशन मोलर था, है ना, मोल पर लीटर, मोल हो गया भार बटे अणुभार, भार नहीं है क्या आपके पास? अच्छा आपके पास क्या है, अणुभार तो है। जल का परासरण दाब, एक चीज मिसिंग है भाई, एक सेकेंड। 2.5 लीटर जल में कैल्शियम क्लोराइड कितना घुला, अच्छा मात्रा तो निकालनी है, ठीक है।
मात्रा तो निकालनी है ना, W ग्राम, फिर फाइंड क्या करेंगे, CaCl2 का अणुभार निकाल देते हैं, CaCl2 का अणुभार। तो देखो कैल्शियम का भार 40, क्लोरीन का 35.5 इंटू 2, 71 और 40 कितना हो गया, 111, ठीक है, ग्राम प्रति मोल। ओके, अब पाई इक्वल्स टू CRT, सी क्या था, सांद्रता, सांद्रता मोल प्रति लीटर, और मोल का फॉर्मूला क्या था, भार बटे अणुभार। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ, यहाँ इतने लीटर है क्योंकि हमने 1000 वाला टेंशन पाला ही नहीं। ओके, पाई ये रहा भाई 0.75, W तो ये तो मुझे फाइंड करना है कितने ग्राम है, हम इसे को ढूंढ रहे थे कितने ग्राम है, तो फाइंड क्या करेंगे, ये लो R की वैल्यू 0.0821। फंस जाओ, मान लो एग्जाम में कम टाइम हो तो 0.0821 को 1/12 लिख सकते हो, 1/12 0.0821 ही होता है, तो वो लिख सकते हो। टेम्परेचर तो बच्चे यहाँ टेम्परेचर आपका 300 केल्विन, मोलर मास आपके पास 111 है, और वॉल्यूम आपका 2.5 लीटर है, ठीक है ना। तो अब सॉल्व आपको इसको करना है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास W आना चाहिए 3.33 ग्राम्स। आपके पास जो कैल्शियम क्लोराइड का वेट आएगा दैट विल बी 3.33 ग्राम्स। क्लियर है, आगे बढ़े, है ना, सिंपल था ये भी क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हमारा चैप्टर खत्म, सारे एनसीईआरटी हो चुके, एक एक क्वेश्चन आपको करा दिया है, एक एक क्वेश्चन कर लोगे ना तो तुम्हारे ये न्यूमेरिकल की टेंशन है ना तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगी। अच्छा देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, पूरी वीडियो में बोलती नहीं हूँ, आखिर में मैं बोलती हूँ उससे पहले बंद करके चले जाते हो, फिर लाइक भी नहीं करते हो, इतने व्यूज आते तो लाइक तो कर दिया करो, ठीक है। हाँ, तो तभी कराऊंगी जब पहले लाइक करोगे, है ना, शेयर भी कर लेना, ठीक है। अब चलो, अब देखो 2 लीटर जल में इतने टेम्परेचर पे K2SO4 इतना मिलीग्राम को घोलने में परासरण दाब ज्ञात करो, और ये मान लो कि पूर्णतया घुल गया, K2SO4 पूर्णतया वियोजित है। तो पहले तो देखो K2SO4 अगर ये पूर्णतया वियोजित है तो क्या बनाएगा, तो मैं कहूँगी भाई पूरा घुल गया ना, तो 2 तो पोटेशियम 1 सल्फेट, तो प्रेक्षित मोल है 3, है ना, पूरा घुल गया तो पूरा पूरे आएंगे ना, तो 2 पोटेशियम और 1 सल्फेट, प्रेक्षित मोल कितने 3, सैद्धांतिक मोल कितने 1, कि मैं 1 मोल घोलूंगी तो वो 3 में डिवाइड होगा, मतलब 1 के 3 टुकड़े हो रहे, तो सैद्धांतिक मोल 1, प्रेक्षित मोल 3, तो वेंट ऑफ फैक्टर I, है ना। सैद्धांतिक मोल ऐसे लिख दूं क्या, ऑब्जर्व्ड मोल अपॉन थियोरेटिकल मोल, तो हम कहेंगे ऑब्जर्व्ड मोल तो 3 है, थियोरेटिकल 1 है, तो मैंने इसका वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड कर दिया, एक बड़ा काम खत्म। अब टेम्परेचर है बच्चे 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो ताप है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में कन्वर्ट करो तो ये हो गया 298 केल्विन, ताप आ गया। 25 मिलीग्राम K2SO4 स्मॉल w, 25 मिलीग्राम मतलब 25/1000, 10 की पावर -3 ग्राम, ठीक है। अब K2SO4 का अणुभार भी निकाल दो लगे हाथ, K2SO4 का अणुभार, तो K का तो 39 है, 39 इंटू 2 प्लस 32 प्लस 16 इंटू 4, 64, 66, 96, 96 और एक बार 80 जोड़ दूँ तो 180, 4 वैसे ही कम कर दो 176, 2 और कम कर दो 174। एक बार चेक कर लो यार, मेरे आज क्वेश्चन थोड़े कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है, चेक कर लो 174 है कि नहीं है। अब मैं क्या करूँ, 2 लीटर जल, तो भाई आयतन मुझे दे दिया 2 लीटर जल, और मुझे फाइंड क्या करना है, ओह अब मुझे फाइंड करना है परासरण दाब, है ना, मुझे भूख लगने लग जाती है तो मैं परेशान हो जाती हूँ। अब मुझे फाइंड करना है परासरण दाब, पाई इक्वल्स टू WRT अपॉन MV, कर लेना क्या है बोलो, 25 मिलीग्राम ये रहा, 25 इंटू 10 की पावर -3, R की वैल्यू मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई थी 0.0821, टेम्परेचर इसका 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 298 केल्विन, M मोलर मास 174 भाई चेक करना है, और वॉल्यूम कितना है 2 लीटर था ना, हाँ वॉल्यूम 2 लीटर। ओहो आई कौन लिखेगा, भूख लगती है तो कुछ मुझे सोचा ना आई, है ना, तो आई लिखो भाई, आई कितना है, आई 3 है, पूरा आंसर गलत हो जाएगा, अपने आंसर को 3 से मल्टीप्लाई करना था, 3 इंटू 25, ठीक है, तो 75 को 298 से मल्टीप्लाई करें, अच्छा फिर 174 से डिवाइड करें,
तो देखो मैं इसमें चेक करती हूँ 0.7, हाँ ठीक है ना, 75 हो गया, ये हो गया। अणुभार कितना है, K2SO4 है ना, हाँ भाई अणुभार तो 174 है। ठीक है, तो ये आपका बैठ रहा है 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। 5.27 इंटू 10⁻³ ATM। फाइनली पाई का मान ATM में इसलिए आया क्योंकि मैंने R की वैल्यू, R गैस कांस्टेंट में रखा, R की वैल्यू मैंने 0.0821 ATM इंटू लीटर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स में रखी है, इसलिए मेरे पास आंसर ही है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब यहाँ ये 1.41 ये लास्ट क्वेश्चन है, सारे 41 के 41 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, एक ग्राफ वाला स्किप किया था, बाकी सारे करा दिए। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है, देखो खाना पीना छोड़ के आपके लिए काम करना पड़ता है, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है, शेयर भी बनता है, सब्सक्राइब भी बनता है, तभी आगे वाला चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। पहला चैप्टर कंप्लीट है, आप ये न्यूमेरिकल कर लो एनसीईआरटी के, बस आपका नीट का कोई भी सवाल नहीं अटकेगा, जेईई मेंस के क्वेश्चंस बन जाएंगे, है ना। सारे नहीं बनेंगे क्योंकि कुछ नए कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें, लेकिन बनने लगेंगे, मेन कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। ठीक है, और बोर्ड में तो आपका कहीं कोई टेंशन नहीं है, चाहे सीबीएसई हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, कहीं कोई क्वेश्चन आपका नहीं रुकने वाला, इवन आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन आपको करने चाहिए। एग्जाम में सिंपल कैलकुलेशन आती है, इतनी कैलकुलेशन आपसे कराएगा तो ऑब्वियसली आपके पास इतना टाइम नहीं है ना, तो गलती होने के चांसेस रहते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, गलती ना भी हो तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन सिंपल आती है, आपको इतना घबराना नहीं है कि ये इतनी कैलकुलेशन कैसे। ठीक है, बाकी जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।